हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारदी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग प्लान के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मेरा एक बनाया हुआ बिल्डिंग प्लान के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस बिल्डिंग प्लान को मैंने किस तरह से बनाया हुआ है, क्या बायलॉज इसमें यूज़ किए हुए हैं और किस किस तरह से इसकी प्लानिंग हुई थी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर फ्यूचर में कभी भी अगर बिल्डिंग प्लान बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो आर्किटेक्चर और सिविल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस आप तक आती रहेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, आपके सामने मैंने अभी फिलहाल में एक पीडीएफ रखा हुआ है, जिस पीडीएफ में पता है कि जो अपना बिल्डिंग प्लान है उसका सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। जब ये पूरा फाइनल एक बिल्डिंग प्लान बन जाता है तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको राइट हैंड जो पोर्शन है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल और हमारा जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। साथ में दूसरा जो पोर्शन है ये ड्राइंग का पोर्शन है, जिसमें मैंने ऊपर के पोर्शन में एक एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है और दो यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं। इसी के साथ में एक जो रिचार्ज यूनिट रहता है और सोलर पैनल, इसका एक ड्राइंग बना हुआ है ऑलरेडी, उसको मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। अब इसी के साथ दोस्तों सेंटर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मैंने इसके फ्लोर प्लान्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान आ रहा है, देन हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान आ रहा है, सेकंड फ्लोर प्लान और हमारा टेरेस फ्लोर प्लान। इसी के नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो की प्लान बनाए हुए हैं। एक्चुअली दो की देने के पीछे रीजन ये था कि ग्राउंड फ्लोर का की प्लान एक सिंगल आ रहा है और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है वो एक्चुअली टिपिकली एक ही टाइप में है, तो इसीलिए मैंने इसे एक ही की प्लान दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैंने एक साइड प्लान को शो किया हुआ है। तो दोस्तों इसका ऑटो कैड ड्राइंग हम लोग स्टार्ट ओपन करेंगे, तो उसमें कैसे जो चीज़ें मैंने दिया हुआ मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझा सकूंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी ऑटोकैड ड्राइंग के ऊपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट से स्टार्ट करूंगा कि फॉर्मेट को हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पे प्लान किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है, इतने पोर्शन में हम लोगों ने फॉर्मेट दिया हुआ है। अब ये फॉर्मेट में अलग अलग चीजें आ रही है, जैसे कि अगर आप सबसे ऊपर वाले पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रपोज सिंगल फैमिली रेसिडेंशियल यूनिट। एक्चुअली जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है एक सिंगल फैमिली रेसिडेंशियल यूनिट था। तो इसका जो टोटल एरिया आ रहा है वो 126 स्क्वायर मीटर का आ रहा है, जो कि अगर हम लोग फिट में अगर इसे कंसिडर करते हैं तो अराउंड 1400 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट एरिया, जहाँ पे हम लोग एक सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हैं। अब दोस्तों ये एक्चुअली जो पूरा बिल्डिंग है ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन का है, तो उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसमें G+2 की परमिशन निकाली हुई है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर में आपको दिया हुआ है ये प्रपोज सिंगल फैमिली यूनिट दिया हुआ है, साथ में जो प्लॉट है उसका डिटेल दिया हुआ है, उसका प्लॉट नंबर, उसका शीट नंबर, ये सारी डिटेल्स दी है। और इसी के नीचे हम लोगों ने यहाँ पे क्लाइंट जो है उनके नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों ये हमारा एड्रेस का जो डिटेल कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में यहाँ पे एरिया स्टेटमेंट आता है, जिसमें आपको हमें देना पड़ता है कि हम लोग इसका प्लॉट एरिया क्या है, हम लोग एफएसआई क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा बाद में कवर अप करूंगा। तो इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, जो कि यहाँ तक आ रहा है। अब इसी के नीचे दोस्तों जो आर्किटेक्ट करता है पर्टिकुलर, उसके साइन और सिग्नेचर के लिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रोविजन दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग मैंने बनाया हुआ है, इसे यहाँ पे मैंने मेरा नाम दिया हुआ है और यहाँ पे मैं साइन और मेरा स्टैम्प देके इससे इसको इस ड्राइंग को अप्रूव कर दूंगा। साथ ही दोस्तों नीचे वाले पोर्शन में हम लोगों ने क्लाइंट के डिक्लेरेशन और उसके साइन के लिए यहाँ पे स्पेस दी हुई है। इसी के नीचे दोस्तों जैसे अलग अलग जो फॉर्म रहती है आर्किटेक्चर फॉर्म या फिर जो भी ड्राफ्ट्समैन है वो अपने फॉर्मेट डेवलप करता है। यहाँ पे मैंने अपने फॉर्मेट को यहाँ पे डेवलप किया, जिसमें मैंने ड्रॉन बाय, चेक बाय, स्केल और उसकी डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है और एक छोटे से सिंबल में यहाँ पे मैंने नॉट डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरे फर्म का डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, सो दैट अगर सपोज कोई भी अगर पर्सन इस ड्राइंग को देखता है तो उसे पता चल सकता है कि ये ड्राइंग किस फर्म से बनी हुई है करके। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्किंग एरिया दिया हुआ है। पर अब दोस्तों इसमें एक बात है कि अगर सपोज आपका प्लॉट अगर 300 स्क्वायर मीटर से कम का है और अगर आप एक सिंगल फैमिली यूनिट अगर आप बना रहे हो तो इस केस में आपको पार्किंग एरिया शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सिंगल फैमिली से अगर डबल फैमिली या फिर मल्टी फैमिली अगर यूनिट आप बना रहे हो तो उस केस में आपको पार्किंग देना आपको कंपलसरी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों इसमें हम लोगों ने यहाँ पे लेजेंड्स दिए हुए हैं। लेजेंड्स इट मीन्स कि जैसे अगर वो हमारे प्लॉट लाइन क्या है, हमारे प्रपोज कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है, तो उसे हम लोग अलग अलग कलर में हम शो करते हैं।
बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा ड्राइंग है ये एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट में है, बट जो भी हम कंस्ट्रक्शन प्रपोज करते हैं उस समय रेड लाइन में हमें मार्क करके देना पड़ता है। तो जब हम लोग इस शीट का प्रिंट निकालते हैं तो उसके बाद में हम लोग उसे रेड लाइन से मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लेजेंड्स का सिंबल है। साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने ओपनिंग का शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हम लोग अलग अलग डोर्स, विंडोज और वेंटिलेटर हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग देते हैं। अब बेसिकली इसमें यह है कि अगर सपोज आपका फ्रंट डोर है तो एटलीस्ट वो 1 मीटर का होना चाहिए। यहाँ पे 1 मीटर का मेन डोर दिया हुआ है। साथ ही जो हमारे सब डोर है, जैसे हमारे सब डोर हो गए, टॉयलेट डोर हो गए, उसके डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ में अगर हम लोग अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो के यहाँ पे दिए डायमेंशन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि बाकी जो रूम है उसमें एक रेगुलर साइज की विंडो है, बट जहाँ पे किचन आ रही है तो वहाँ पे हमारी सील हाइट ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे मैंने उस विंडो का साइज अलग वेरी करेंगे। साथ ही यहाँ पे वेंटिलेटर का डिटेल दिया हुआ है। तो ये इसके यहाँ पे सिम्बॉल्स दिए हुए हैं, वो सिम्बॉल को हम लोग हमारे ड्राइंग में यूज करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके साइट प्लान के बारे में। तो अब जब हम लोग साइट प्लान डेवलप करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है जो कि यूडीसीआर में स्पेसिफाई किए हुए हैं। अब ये जो ड्राइंग है ये महाराष्ट्र में बना हुआ है, तो यहाँ के महाराष्ट्र के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से इसे बनाया गया है। अब यहाँ पे ये जो प्लॉट आ रहा है इसमें एक्चुअली ये हो रहा था कि जो फ्रंट रोड है वो 25 फीट का था, और एज पर यूडीसीआर नॉर्म हमारा जो फ्रंट रोड है वो एटलीस्ट 30 फीट का होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब इसका आरएल के लिए हम लोगों ने जब अप्लाई किया था तो कुछ जो एरिया है वो रोड को हमें सरेंडर करना पड़ा। तो इस वजह से यहाँ पे 1.45 मीटर का जो हमें रोड है वो हमें प्लॉट है सॉरी, उसे हमें रोड को सरेंडर करना पड़ा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने इससे इसको स्पेसिफाई यहाँ पे किया हुआ है। अब इसके दोस्तों हम लोग इसके मार्जिन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हैं और ये G+2 का कंस्ट्रक्शन है। तो इसके हिसाब से हमें फ्रंट में 3 मीटर की मार्जिन छोड़नी पड़ती है, और रेयर मार्जिन जो है वो हमारी 1.5 मीटर की होंगी, और बोथ साइड जो मार्जिन होंगी वो 1.5 मीटर की होंगी। तो इस तरह से हमारा टोटल जो बिल्डर एरिया रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। जब हम लोग साइट प्लान अगर डेवलप करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करना जरूरी है कि आप जब डायमेंशन दे रहे हो तो आप एटलीस्ट 2 लेयर में यहाँ पे डायमेंशन दो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एक जो डायमेंशन है वो मार्जिन प्लस बिल्टअप देन मार्जिन, और उसी के ऊपर में मैंने ओवरऑल डायमेंशन दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने इसी चीज़ को कंटिन्यू यहाँ पे किया हुआ है। साथ ही दोस्तों अगर आपके आसपास में जो भी प्लॉट है उनके प्लॉट नंबर हमें साइट प्लान में मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जब हम लोग इस साइट प्लान को बना रहे हैं तो उसी के नीचे उसका नॉर्थ डायरेक्शन अगर हम लोग स्पेसिफाई कर देते तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है। साथ ही दोस्तों ये हम लोग साइट प्लान जो बनाते हैं इसे 1:200 की स्केल में हमें बनाना पड़ता है। तो इस तरह से ये इसका डिटेल कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग इसके फ्लोर प्लान के बारे में बात करेंगे। तो फ्लोर प्लान में दोस्तों जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप हैबिटेबल रूम दे रहे हैं तो हैबिटेबल रूम के डायमेंशन किस तरह से होने चाहिए, प्लस अगर हम लोग टॉयलेट दे रहे हैं तो टॉयलेट के डायमेंशन क्या होंगे और किचन के डायमेंशन क्या होंगे। अब यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 रूम शो किए। तो आप कभी भी अगर कोई रूम शो कर रहे हो तो उसके साथ टॉयलेट देना एक कंपलसरी है, भले ही वो टॉयलेट कॉमन टॉयलेट हो या फिर अटैच टॉयलेट हो, फिर आपको एक टॉयलेट एटलीस्ट इसमें आपको अटैच करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों अगर हम लोग रूम प्लान कर रहे हैं तो रूम को हम लोग हैबिटेबल रूम बोला जाता है। तो हैबिटेबल रूम का ये रूल है कि आपको एटलीस्ट अगर जब आप कोई भी हैबिटेबल रूम दे रहे हो तो एक हैबिटेबल रूम 9.5 स्क्वायर मीटर से कम का नहीं होना चाहिए, और बाकी के रिमेनिंग जो हैबिटेबल रूम है वो आपके होने चाहिए मिनिमम 7.5 स्क्वायर मीटर। साथ ही अगर आप सपोज कोई भी अगर आप डायमेंशन दे रहे हैं, जैसे कोई भी साइज दे रहे हैं, तो वो 2.4 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप मेरे ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल इसकी लेंथ है ये आ रही है हमारी 2.865 मीटर, और आप अगर यहाँ पे वर्टिकल अगर लेंथ देख रहे हो तो 2.640 मीटर आ रहा है। तो मैंने कोई भी रूम का जो हैबिटेबल रूम का जो डायमेंशन है वो 2.4 मीटर से कम का नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 2 रूम यहाँ पे बनाए हुए हैं, और दोनों रूम के जो डायमेंशन उसके चेक करके मैंने यहाँ पे इसकी प्लानिंग की हुई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक टॉयलेट बनाया हुआ है। तो टॉयलेट का की ओपनिंग जो हमें बैक साइड में दी है। अब यहाँ पे ये हमारे छोटे हैबिटेबल रूम थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेन जो डोर है पूरा 0.9 मीटर का ही यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमें कॉलम पोजीशन देना जरूरी है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसके हम लोगों ने डिटेल्स बनाए थे, स्टेयर केस को यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो स्टेयर केस में मैंने रेट जो दिया है वो 0.25 मीटर का दिया है, और राइजर जो है वो 0.15 मीटर का पे शो किया हुआ है। इसी तरह से जब हम लोग डायमेंशन देते तो ग्राउंड जब हम लोग
ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन दे रहे तो आपको आउटसाइड में जो डायमेंशन देने हैं वो आपको प्लॉट के और मार्जिन के डायमेंशन देने हैं, और साथ में आप इंटरनल पोर्शन में जहाँ पे हम लोग अगर फ्लोर प्लान ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल हमें देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको वॉल का डायमेंशन देना पड़ेगा, देन इंटरनल रूम, देन इंटरनल वॉल, देन इंटरनल रूम डायमेंशन, देन आउटर वॉल डायमेंशन, और उसी के ऊपर में आपको ओवरऑल डायमेंशन आपको यहाँ पे देना है। तो इस तरह से आपका फ्लोर प्लान बन जाएगा। इसी तरह से हम उन लोगों ने इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें डिपेंड करेंगे कि आप किस तरह से आप प्लान प्रपोज कर रहे हैं। आप जैसे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे इसका प्लान आपको ड्राफ्ट करना है। दोस्तों अभी नया जो रूल है उस हिसाब से हमें एक्चुअली टेरेस फ्लोर का भी हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक टेरेस फ्लोर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सिंपल जहाँ पे आपका टेरेस बन रहा है तो उसके आपको प्लान को बनाना है और आउटर लाइन आपको इसमें दे देनी है। तो इस तरह से ये आपका टेरेस फ्लोर प्लान बन जाता है। अब दोस्तों इसमें हम लोगों ने एलिवेशन दिया हुआ है, तो एलिवेशन देते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे जब हम लोग हमारा ग्राउंड लाइन हम दो लोग देते हैं, इसी के अलावा आपको अलग अलग लेवल्स आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने होंगे। अब ये जो है ये G+2 का कंस्ट्रक्शन था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लेवल, देन हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकेंड फ्लोर लेवल और टेरेस फ्लोर लेवल ये दिया हुआ है। जब डायमेंशन हमें देते हैं तो हमें डायमेंशन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर सपोज आपकी बिल्डिंग हाइट अगर मीटर से ज़्यादा की जा रही है तो उस केस में आपको जो उसके नॉर्म्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को जब हम डायमेंशन देते हैं तो आपको टेरेस की पैरापेट वॉल छोड़ के आपको एक डायमेंशन यहाँ पे देना पड़ता है। इसी के अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग स्लैब का जो टॉप रहता है उसकी हाइट यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2.85 मीटर का रेगुलर जो स्लैब हाइट है वो यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है। तो इस तरह से इसका डिटेल कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे सेक्शन की बात आती है दोस्तों तो हमें दो टाइप के सेक्शन बनाने पड़ते हैं। एक जो है वो स्टेयरकेस के थ्रू कट होगा और दूसरा जो है वो हमारा रेगुलर एक्सिस में। तो हमें दो एक्सिस में इसमें सेक्शन कट करने पड़ता है और एक एक्सिस में एटलीस्ट आपका स्टेयरकेस का क्रॉस सेक्शन इसमें कट होना चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे डिटेल देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको मिड लैंडिंग, देन स्लैब थिकनेस, देन मिड लैंडिंग की ओवरऑल लेंथ, देन स्लैब थिकनेस, इस तरह से आपको इसका सेक्शन आपको प्रोवाइड करना है। और एक सेक्शन, एक जो हाइट है उसमें आपको ओवरऑल हाइट इसमें देनी है। और इसी तरह से अगर जो भी रूम है उनके आपको वहाँ पे नाम स्पेसिफाई करना है और आपका हैचिंग वगैरह देके आपको इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है। पैरापेट वॉल की जो हाइट है वो 1.05 मीटर की इसमें रहेंगी। इसी तरह से ये इस डिटेल को भी आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपके ड्राइंग पार्ट बन जाता है। अब हम लोग जब एरिया स्टेट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो एरिया कैलकुलेशन में कैसे इस तरह जो फ्लोर प्लान बने हुए हैं इसमें से एरिया स्पेसिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका की प्लान बना देते हैं। तो जो की प्लान बनाते हैं वो एटलीस्ट आपका 1:200 या फिर 1:300 के स्केल में होना चाहिए। तो जैसे हम उसका डिटेल अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग इजीली दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ था जिसमें हम लोगों ने क्या किए थे कि इसकी आउटर लाइन इसमें बना लिए थे, और आउटर लाइन बनाने के बाद में फिर इसके मेजरमेंट दिए हुए और हर एक ब्लॉक को ए बी सी मैंने इस तरह से ब्लॉक में डिवाइड किया, क्योंकि कैसे मुझे अगर रेक्टेंगुलर डायमेंशन लेना है तो मुझे लेना ईजी है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी ब्लॉक बना के इस तरह से नीचे में इसका शेड्यूल बना हुआ है। आप ये शेड्यूल देख सकते हैं। ये शेड्यूल में क्या हुआ कि ए का जो डायमेंशन था उसका नेम, वहाँ पे इसका साइज दिया और उसका एरिया निकाला हुआ है। उसके देन बी का उसका साइज, देन उसका एरिया, सी का भी इसी तरह से किया हुआ है। इस तरह से हमें टोटल एरिया ग्राउंड फ्लोर का हमें इसमें मिल गया है। इसी तरह से जब हम लोग टिपिकल फ्लोर प्लान को बना रहे थे, फर्स्ट एंड सेकेंड टिपिकल फ्लोर प्लान, तो इसमें भी इसी तरह से इसका डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बी और सी का डिटेल दिया हुआ है, प्लस फिर हम लोगों ने इसके टोटल इसे कर लिया तो हमारा 60.353 स्क्वायर मीटर का एरिया इसमें आ रहा था। अब दोस्तों इसमें हमारे नंबर ऑफ फ्लोर ज़्यादा थे, इसलिए आपके जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर रहते हैं उससे आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको एक्चुअल एरिया इसमें मिल जाता है। अब इन दोनों एरिया को, ग्राउंड फ्लोर और आपके टिपिकल फ्लोर प्लान, इसको आपको प्लस करना है तो आपका ओवरऑल आपका प्रपोज्ड एरिया इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये ड्राइंग पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके एरिया स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे एरिया स्टेटमेंट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हमें हमारा जो प्लॉट एरिया है वो है हमारा 126.40 स्क्वायर मीटर, ये जो कि हमारे आरएल के हिसाब से दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बेसिक एफएसआई है वो है हमारा 1.1। तो अब हम लोग अगर प्लॉट एरिया और इससे मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा जो टोटल परमिसिबल एरिया है वो हमारा आ रहा है 138.644।
ये हमें दिया हुआ है। अब दोस्तों हमारा जो प्रपोज एरिया है वो एक्चुअली इससे थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें एंशिलरी जो एफएसआई है इसे भी हम लोगों ने इसमें यूज़ किया हुआ है। दोस्तों बेसिक एफएसआई के बारे में हम लोग बात करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा पास एक बेसिक एफएसआई होता है वो रहता है 1.1 का, बट अगर इसके अलावा भी अगर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ें वो लोग हम परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एफएसआई ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जो कि एक्चुअली हमारा 50% रहता है, 0.5 बोला जाता है। तो जैसे अगर हम बेसिक एफएसआई 1.1 और इसे अगर प्लस कर दे तो आपका एफएसआई 1.6 तक जा सकता है। इन केस अगर आपको और एडिशनल अगर एफएसआई की जरूरत है तो आप एफएसआई ऑन टीडीआर फॉर्म 40% तक भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इन तीनों का जो कैलकुलेशन होगा वो एफएसआई जाएंगे हमारा 2 तक का। बट इसके अलावा भी अगर सपोज हमारे रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा रहती है तो इस केस में हम लोग एंशिलरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रहता है टोटल प्रपोज एफएसआई का 60%। तो इस तरह से हम लोग 3.2 तक के एफएसआई तक जा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग हाइट कितनी जा रही है। अब यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ बेसिक एफएसआई और एंशिलरी एफएसआई इन दो टर्म्स को ही यूज़ किया हुआ है। और इनको करने के बाद में हमें जो परमिसिबल एरिया मिल रहा था वो मिल रहा था हमारा 221.83। और अब इस हिसाब से हम लोगों ने जो प्रपोज किया वो एक्चुअली आ रहा है हमारा 1.6 सॉरी 156.163 स्क्वायर मीटर का। तो इस तरह से हमारा ये प्रपोज्ड एरिया आ रहा है। तो इस तरह से इसका एरिया कैलकुलेशन हो जाता है। अब इसके अलावा में अगर सपोज हमारे कुछ बाकी कुछ अगर डिटेल्स रहती है एरिया स्टेटमेंट में तो वो हम लोग इसमें स्पेसिफाई करते हैं, बट मेरे ड्राइंग के हिसाब से मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम लोगों ने इसे नहीं दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये बिल्डिंग प्लान हमारा बन जाता है, और इस बिल्डिंग प्लान को हमें हमारे बाकी जो लोकल अथॉरिटी रहती है वहाँ पे हमें इसे सबमिट करना पड़ता है। अब ये जो बिल्डिंग प्लान है ये नागपुर के अथॉरिटी के हिसाब से बना हुआ है, जो कि एनआईटी में हम लोग इसे सबमिट करते हैं। ये एनआईटी के अंडर में आ रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से इस प्लान को बनाया हुआ है। मे बी कुछ जो अलग अलग लोकल अथॉरिटी रहती है उसमें कुछ छोटे मोटे सर्टन चेंजेस हो सकते हैं, बट एट द एंड आपको जो आउटकम होगा वो कुछ इसी तरह से होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी की तरह दोस्तों मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, और इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करते रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।